एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल अनिल स्टडी ऑफिशियल में आपका स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज का हमारा टॉपिक है अध्याय नंबर 3 भारतीय संविधान की प्रस्तावना, यानी कि इंडियन पॉलिटी का जो हमारा तीसरा अध्याय है वो है भारतीय संविधान की प्रस्तावना। इससे पिछली वाली क्लास में हमने पढ़ा था संविधान निर्माण प्रक्रिया के बारे में, यानी कि संविधान का निर्माण कैसे हुआ, कितना समय लगा या कितना खर्च हुआ, इन सभी चीज़ों के बारे में हमने पढ़ा था। यहाँ पर आप लोगों को भारतीय संविधान की प्रस्तावना से पूरा कंप्लीट नोट्स मिलेगा और बाद में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं तो टॉप 20 क्वेश्चन भी आपको वहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो आशा करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले आप लोगों से एक गुजारिश है कि वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि इस वीडियो को यानी कि जो 25 मिनट का वीडियो होता है, इस वीडियो को बनाने के पीछे 2 घंटे की मेहनत होती है। इसलिए आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें और वीडियो को शेयर करें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो इसमें जो संपूर्ण नोट्स भी दिए गए हैं, तो सबसे पहला पॉइंट कौन सा है, तो प्रस्तावना क्या है, यानी कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वो क्या है। तो प्रस्तावना संविधान की भूमिका है, क्या है, तो प्रस्तावना संविधान की भूमिका कहा जाता है, यानी कि प्रस्तावना को संविधान की भूमिका कहा जाता है। यह संविधान की आत्मा तथा संविधान निर्माताओं के उद्देश्यों और आदर्शों को व्यक्त करती है। यानी कि जो प्रस्तावना है यह संविधान की आत्मा भी इसे कहा जाता है और ये संविधान निर्माताओं के उद्देश्यों, यानी कि संविधान निर्माण का क्या उद्देश्य है और इसके क्या आदर्श हैं, इनको भी व्यक्त करती है। अमेरिकी संविधान से प्रेरणा लेकर भारतीय संविधान में प्रस्तावना को, यानी कि जो अमेरिका की संविधान से प्रेरणा लेकर भारतीय संविधान में प्रस्तावना को शामिल किया गया है। कहाँ से लिया गया है, तो अमेरिकी संविधान से प्रस्तावना को लेकर भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। प्रस्तावना को संविधान की कुंजी, यानी कि की ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है। यानी कि संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है, तो प्रस्तावना को कहा जाता है। प्रस्तावना का मूल पाठ, यानी कि जो प्रस्तावना का मूल पाठ है वो क्या है, तो जो मूल पाठ है, हम भारत के लोग हैं, यानी कि हम भारत के लोग हैं। भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, कौन सा प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। यानी कि हम भारत के लोग हैं, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को, यानी कि जो उसको सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय है उसको दिलाने के लिए विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, यानी कि जो इसमें है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा को, यानी कि इन सबको प्राप्त कराने के लिए और व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता को अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए अपने संविधान में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को इतर द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। यानी कि कब आत्मसमर्पित किया गया, तो 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने इस संविधान को तैयार करके आत्मसमर्पित कर दिया। इसके बाद जो अगला मेन मुख्य बिंदु है वो कौन सा है, तो वह प्रस्तावना के मुख्य स्रोत, यानी कि जो प्रस्तावना के प्रमुख स्रोत हैं वो कौन कौन से हैं। तो प्रस्तावना का विचार मुख्य रूप से पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव,
यानी कि किसने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1940 को उद्देश्य प्रस्ताव, कौन सा उद्देश्य प्रस्ताव से लिया, यानी कि उद्देश्य प्रस्ताव से लिया गया। उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया। कब किया? तो 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा ने स्वीकार कर लिया। कब कर लिया? 22 जनवरी 1947 को। प्रस्तावना के मुख्य तत्व, यानी कि प्रस्तावना के मुख्य तत्व क्या हैं? तो इसमें जो सबसे पहला तथ्य कहा गया था वो कहा गया था कि हम भारत के लोग हैं, यानी कि बी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी कि हम भारत के लोग हैं। इसका मतलब क्या है? इसका अर्थ है कि संविधान की शक्ति का स्रोत भारत की जनता है, यानी कि जो संविधान की शक्ति होगी वो भारत की जनता में निहित है। भारत का संविधान जनता द्वारा, जनता के लिए और जनता का संविधान है। किसका? वो भारत का संविधान जनता द्वारा, भारत का संविधान जनता द्वारा, जनता के लिए और जनता का संविधान है। किसका? जनता का संविधान है। इसमें जो दूसरा पॉइंट कहा गया था वो क्या कहा गया था? वो कहा गया था कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, यानी कि इसको क्या कहा जाता है? स्वेरिजाइन। स्वेरिजाइन इसका मतलब क्या होता है जानेंगे। तो प्रभुत्व संपन्न का अर्थ है भारत किसी भी विदेश शक्ति के अधीन नहीं है, यानी कि भारत किसी भी विदेशी शक्ति के अधीन नहीं होगा या अधीन नहीं है। भारत अपनी आंतरिक और बाह्य नीतियां स्वयं निर्धारित करता है, यानी कि जो भारत है अपनी आंतरिक और बाह्य नीतियां स्वयं निर्धारित करता है और किसी भी देश पर आश्रित नहीं होता है। इसके बाद जो अगला वो क्या कहा गया इसमें? आंतरिक प्रभुत्व। आंतरिक प्रभुत्व होता है देश के अंदर सर्वोच्च शक्ति कि मतलब जो आंतरिक का मतलब होता है देश के अंदर जो सर्वोच्च शक्ति होती है, और बाह्य प्रभुत्व मतलब विदेश नीति में पूर्ण स्वतंत्रता, यानी कि विदेश नीति में पूर्ण स्वतंत्रता होती है, यह किसी भी देश के लिए बाध्य नहीं होते हैं। इसके बाद जो अगला तीसरा पॉइंट है वो कौन सा है? वो है समाजवादी, सोशलिस्ट। तो समाजवादी शब्द का मतलब क्या होता है? तो यह शब्द 42वें संविधान संशोधन, कब? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा। कब जोड़ा गया? 1976 द्वारा जोड़ा गया। समाजवाद का अर्थ है कि समाज में आर्थिक और सामाजिक असमानता को कम किया जाए, यानी कि समाज में आर्थिक और सामाजिक असमानता को कम किया जाए, यानी कि इसमें कोई असमानताएं ना आए, सभी समान रहें, कि मतलब सब समाज के प्रति आर्थिक और सामाजिक रूप से समान रहें। इसका मतलब ये है। भारत लोकतांत्रिक समाजवाद को अपनाता है, यानी कि भारत लोकतांत्रिक समाजवाद को अपनाता है। इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था गरीबी हटाना, गरीबी हटाना और समान अवसर प्रदान करना और सामाजिक न्याय स्थापित करना। क्या क्या था? गरीबी हटाना और सामाजिक न्याय स्थापित करना और समान अवसर प्रदान करना और सामाजिक न्याय स्थापित करना, ये तीन था इसका सामाजिक का। इसके बाद जो अगला जो मुख्य टॉपिक है वो मुख्य बिंदु कौन सा है? तो वो है पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष का मतलब होता है सिक्योरल। यह शब्द भी 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया, यानी कि जो पंथ निरपेक्ष था यह भी 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 द्वारा जोड़ा गया। भारत का कोई राजकीय धर्म नहीं है, कि मतलब भारत का कोई राजकीय धर्म नहीं है, सभी धर्मों को समान सम्मान दिया जाए, यानी कि सभी धर्मों को समान दृष्टि से देखा जाए, यानी कि सभी धर्मों को बराबर स्थान दिया जाए। धर्मनिरपेक्षता के अनुसार वो धर्मनिरपेक्षता के प्रमुख तत्व, सभी धर्मों के प्रति समान व्यवहार किया जाए, धार्मिक स्वतंत्रता भी दी जाए और राज्य किसी धर्म का पक्ष नहीं लेता, यानी कि राज्य है किसी भी धर्म का पक्ष नहीं लेगा।
इसके बाद जो अगला मुख्य बिंदु है वो है पाँचवा। तो पाँचवें में क्या कहा गया है, लोकतंत्रात्मक। तो लोकतंत्रात्मक का मतलब क्या होता है, लोकतंत्र का अर्थ है कि सरकार जनता द्वारा चुनी जाती है, यानी कि सरकार जनता द्वारा चुनी जाती है। लोकतंत्र का मतलब होता है कि सरकार जनता द्वारा चुनी जाती है। भारत में प्रतिनिधि लोकतंत्र है, यानी कि जनता अपने प्रतिनिधि चुनकर संसद में भेजती है और वह उनके हक के लिए लड़ता है। लोकतंत्र के प्रमुख तत्व क्या हैं, तो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, यानी कि सभी वयस्क मतलब होता है सभी नौजवान लोगों को मतदान का अधिकार मिलता है। और स्वयं चुनाव, स्वतंत्र चुनाव होता है, यानी कि स्वतंत्र चुनाव होता है, आप किसी को भी चुनाव दे सकते हैं या चुनाव में कोई भी खड़ा हो सकता है। इसके बाद जो अगला है वो क्या है, वो है बहुदलीय व्यवस्था, यानी कि बहुत से दल मिलकर बहुत से दल होते हैं, तो इसलिए उसको बहुदलीय व्यवस्था कहा गया है। विधि का शासन, विधि का शासन का मतलब होता है कि शासन सभी के लिए समान होगा, यानी कि चाहे वो कर्मचारी वर्ग हो या वह साधारण वर्ग हो या वह न्यायपालिका हो या वह किसी भी प्रकार का हो, तो सभी के लिए शासन समान होगा। इसके बाद गणराज्य का मतलब क्या होता है, अगला जो मुख्य बिंदु है वो है गणराज्य। गणराज्य का मतलब होता है रिपब्लिक। रिपब्लिक का मतलब क्या होता है, गणराज्य का अर्थ है कि राज्य का प्रमुख राष्ट्रपति वंशानुगत नहीं बल्कि निर्वाचित होगा। गणराज्य का मतलब होता है कि जो राज्य का प्रमुख है यानी कि राष्ट्रपति वंशानुगत नहीं होगा। वंशानुगत का मतलब होता है कि जैसे राष्ट्रपति अभी वर्तमान में हमारे देश के राष्ट्रपति कौन है, तो द्रौपदी मुर्मू हैं। अगर गणराज्य नहीं होता तो ऐसा होता है, वंशानुगत का मतलब होता है कि उनका जो बेटा है वो राष्ट्रपति बनेगा, फिर उसके बाद जब उसका देहांत हो जाएगा तो उसका बेटा होगा जो वो राष्ट्रपति बनेगा। तो हमारे देश में वंशानुगत व्यवस्था भी बिल्कुल नहीं है। ये वंशानुगत व्यवस्था जो है ये ब्रिटिश संविधान में थी, वो भी समाप्त कर दी गई है। ब्रिटिश संविधान का मतलब होता है कि इंग्लैंड के संविधान में ये था कि जो राजा था उसका ही पुत्र वहाँ का राष्ट्रपति बन सकता है। तो हमारे देश में ऐसा कुछ नहीं है। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाता है, प्रस्तावना में निहित उद्देश्य है, यानी कि भारत में राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। निर्वाचक मंडल का मतलब होता है कि उसमें जो सांसद लोग होते हैं वो राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। इसके बाद जो अगला मुख्य बिंदु है वो है सातवें में क्या है, न्याय। न्याय का मतलब होता है जस्टिस। तो जो न्याय होता है वो क्या, सामाजिक न्याय, यानी कि सामाजिक न्याय होना चाहिए, सभी के लिए न्याय होना चाहिए। जाति धर्म लिंग आदि के आधार पर भेदभाव समाप्त करना, यानी कि जाति धर्म लिंग आदि के आधार पर भेदभाव समाप्त होना चाहिए या समाप्त करना, कि मतलब न्याय सभी के लिए समान होना चाहिए। तो आर्थिक न्याय भी होना चाहिए। इसके बाद क्या है इसमें, तो आर्थिक संसाधनों का न्यायपूर्ण वितरण, यानी कि जो आर्थिक संसाधन हैं सुख सुविधा इनका जो संसाधनों का न्यायपूर्ण वितरण करना चाहिए। और राजनीतिक न्याय भी होना चाहिए। सभी नागरिकों को राजनीतिक अधिकारों में समान अवसर, यानी कि जो सभी नागरिक हैं सभी को राजनीतिक अधिकारों में समान अधिकार मिलना चाहिए, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, उनको समान अधिकार मिलना ही चाहिए। इसके बाद जो अगला टॉपिक है वो है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता का मतलब होता है लिबर्टी। तो लिबर्टी में कौन कौन सी चीज़ें हैं देखेंगे। तो लिबर्टी का मतलब होता है निम्नलिखित स्वतंत्रता प्रदान की जाती हैं, कि मतलब संविधान द्वारा कौन कौन सी स्वतंत्रता प्रदान की जाती हैं। तो विचार की स्वतंत्रता दी जाती है, यानी कि आप कुछ भी सोच विचार कर सकते हैं। अभिव्यक्ति मतलब अपने विचार रख सकते हैं, यानी कि आपको विश्वास की स्वतंत्रता दी जाती है। और आपको धर्म की स्वतंत्रता भी दी जाती है। और उपासना का मतलब आप किसी भी भगवान को मान सकते हैं।
इन स्वतंत्रताओं की रक्षा संविधान के मौलिक अधिकार करते हैं। कौन करते हैं? मौलिक अधिकार, यानी कि मौलिक अधिकार करते हैं इन सबकी स्वतंत्रता। इसके बाद जो अगला मुख्य बिंदु है वो है समानता। समानता का मतलब क्या होता है? इक्वलिटी। तो सभी नागरिक कानून की दृष्टि में समान हैं, यानी कि जो भी नागरिक है वो कानून की दृष्टि में समान है, चाहे वो एक आम नागरिक हो या फिर वह देश का प्रधानमंत्री हो या जिले का डीएम हो या कोई भी हो, मतलब कोई भी अधिकारी हो, अगर वह कानून के दायरे में आएगा तो उसको समान दृष्टि से ही देखा जाएगा। यानी कि जो धाराएं सामान्य व्यक्ति के ऊपर लागू होती हैं, वही धाराएं वो कर्मचारी वर्ग का हो या कोई भी हो, उसके ऊपर भी वह धाराएं लागू होती हैं। समता के पक्ष, यानी कि समान पक्ष होने चाहिए। वो अवसर की भी समानता देनी चाहिए, यानी कि सभी को समान अवसर प्राप्त होने चाहिए। और कानून के समक्ष समानता, यानी कि जो कानून है उसके समक्ष सभी को समान रूप से कानून मिलना चाहिए। इसके बाद जो अगला मुख्य बिंदु है वो है 10वां नंबर। 10वें नंबर में कहा गया कि बंधुता। बंधुता को क्या कहा जाता है? तो फ्रेटर्निटी कहा जाता है बंधुता को। बंधुता का अर्थ है भाईचारे की भावना, यानी कि सभी को भाईचारे की भावना से रहना चाहिए। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय एकता व अखंडता को बनाए रखना है। कि मतलब बंधुता का मतलब होता है कि राष्ट्रीय एकता बनी रहे और अखंडता को भी बनाए रखें। बंधुता के उद्देश्य, यानी कि बंधुता के क्या उद्देश्य हैं? तो इससे व्यक्ति की गरिमा भी बनी रहे और राष्ट्र की एकता एवं अखंडता भी बनी रहे। और ये कब जोड़ा गया था? तो ये 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत, यानी कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत इसको जोड़ा गया था। इस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में 3 महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए। पहले क्या था और बाद में क्या है? तो पहले था सोवरेन, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक, ये 3 शब्द थे। फिर इसके स्थान पर क्या हो गया? तो इसके स्थान पर हो गया सोवरेन, सोशलिस्ट, सिक्योरल और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। यूनिटी ऑफ नेशन, यूनिटी ऑफ नेशन को क्या कहा जाता है? तो यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन, यानी कि ये बदलाव किए गए। और इस संशोधन के तहत कौन कौन से नए शब्द जोड़े गए? तो समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता, प्रस्तावना की विशेषताएं, संविधान की आत्मा, संविधान का दर्शन प्रस्तुत करती हैं। कौन कौन से नए शब्द जोड़े गए? तो समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता, प्रस्तावना की विशेषताएं और संविधान की आत्मा और संविधान का दर्शन प्रस्तुत करती है, ये शब्द जोड़े गए। नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों का आधार, यानी कि नागरिकों के क्या आधार? अधिकारों और कर्तव्यों का आधार संविधान की व्याख्या में सहायता करती है, यानी कि जो संविधान की व्याख्या की जाती है उसमें ये सभी सहायता करती हैं। शासन के आदर्शों को दर्शाती हैं और प्रस्तावना से संबंधित महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय भी लिए गए। इसके बाद अगला जो मुख्य टॉप बिंदु है वो है 11वां नंबर। 11वें नंबर में क्या कहा गया? तो इसमें है बेरुबारी मामला, यानी कि जो बेरुबारी मामला 1960 था वो क्या था ये जानेंगे। तो बेरुबारी मामला 1960 क्या था? सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था, सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है। इसमें कहा गया था कि जो प्रस्तावना है ये संविधान का हिस्सा नहीं है, यह केवल संविधान की व्याख्या में सहायक है। यानी कि जो प्रस्तावना दी गई है ये संविधान का कोई भी हिस्सा नहीं है, यह केवल संविधान की व्याख्या में सहायक है। यानी कि जैसे इसकी व्याख्या करना है तो आप कुछ ही शब्दों में संविधान के बारे में जान सकते हैं कि संविधान का कैसा प्रारूप है, इसमें किन किन आदर्शों, किन किन शब्दों को सम्मिलित किया गया है और कौन कौन से संविधान संशोधन किए गए हैं। तो मतलब इससे आपका प्रारंभिक ढांचा आप जान सकते हैं। इसलिए कहा गया था सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है। इसके बाद जो अगला पॉइंट है वो 12वां पॉइंट क्या है? तो उसमें कहा गया है
कि केशव नंद भारती मामला, केशव नंद भारती मामला 1973 में क्या कहा गया था? तो इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है। इससे पहले कहा था कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है, लेकिन 1973 में, यानी कि 1960 में कहा गया था कि जो प्रस्तावना है संविधान का हिस्सा नहीं है। फिर 1973 में केशव नंद भारतीय मामला जो होगा उसमें कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है, यानी कि प्रस्तावना जो है ये संविधान का हिस्सा है और प्रस्तावना में निहित मूल तत्व संविधान की मूल संरचना का भाग हैं। यानी कि जो प्रस्तावना में मूल तत्व निहित हैं ये संविधान की मूल संरचना का भाग हैं। इसके बाद जो 13वां मुख्य पॉइंट है वो उसमें क्या कहा गया है? तो उसमें कहा गया है कि एसआर बॉम्बई मामला, यानी कि एसआर बॉम्बई मामला 1994। तो एसआर बॉम्बई मामला 1994 में क्या कहा सर्वोच्च न्यायालय ने? तो सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि धर्मनिरपेक्षता संविधान की मूल संरचना है, यानी कि जो धर्मनिरपेक्षता है ये संविधान की मूल संरचना है। प्रस्तावना का महत्व भी समझाया गया कि संविधान के उद्देश्यों को स्पष्ट करती है, यानी कि जो संविधान की प्रस्तावना है ये संविधान के उद्देश्यों को स्पष्ट करती है और शासन की दिशा को निर्धारित करती है, यानी कि शासन किस प्रकार किया जाए इसकी दिशा को भी निर्धारित करती है और संविधान की व्याख्या में मार्गदर्शक है, यानी कि संविधान की व्याख्या कैसे की जाए उसके लिए भी मार्गदर्शक है। इसके बाद भारतीय लोकतंत्र की मूल भावना को व्यक्त करती है, यानी कि भारतीय लोकतंत्र की जो मूल भावना है उसको भी संविधान की प्रस्तावना क्या करती है? व्यक्त करती है। इसके बाद क्या कहा गया है कि राष्ट्रीय एकता को मजबूत करती है, यानी कि जो राष्ट्रीय एकता है उसको भी मजबूत करती है। अब अगला मुख्य पॉइंट है परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण तथ्य, यानी कि जो हमने पूरी थ्योरी पढ़ी है उससे जो भी मुख्य बिंदु है वो एक ही नज़र में हम देख लेते हैं। तो प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है और प्रस्तावना का विचार अमेरिकी संविधान से लिया गया है। किससे लिया गया है? अमेरिकी संविधान से लिया गया है। उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया। किसने किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया और उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था 13 दिसंबर 1946 को। कब किया था? 13 दिसंबर 1946 को। और इसको स्वीकृति कब दी गई? तो इसको स्वीकृति दी गई 22 जनवरी 1947 को इसको स्वीकार कर लिया गया। और संविधान अंगीकृत कब किया गया? तो संविधान को अंगीकृत एवं आत्मसमर्पित जो किया गया वो 26 नवंबर 1949 को किया गया। और लागू किया कब किया गया? तो संपूर्ण देश में संविधान को लागू किया गया 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। इसके बाद 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा कौन कौन से शब्द जोड़े गए? समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए। कौन कौन से? 42वें संविधान संशोधन के अनुसार समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को भारतीय संविधान में जोड़ा गया 42वें संशोधन 1976 के तहत। इसके बाद जो केशव नंद भारतीय मामला 1973 था इसमें क्या कहा गया? तो इसमें कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, यानी कि प्रस्तावना जो है ये संविधान का भाग है। लेकिन उससे पहले 1960 में क्या कहा गया था? तो उससे पहले 1960 में कहा गया था कि जो प्रस्तावना है ये संविधान का हिस्सा नहीं है, बल्कि यह संविधान की व्याख्या करवाने में, यानी कि जो संविधान की व्याख्या की जाती है उसके लिए बहुत ही सहायक होता है। लेकिन जब केशव नंद भारतीय मामला 1973 हुआ तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। एक पंक्ति में याद रखें, आप सभी लोग एक पंक्ति में याद रखें कि हम भारत के लोग हैं, हम भारत के लोग हैं। इसके जो स्रोत हैं इसमें क्या क्या है?
संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य राज्य की प्रकृति न्याय स्वतंत्रता समानता बंधुता संविधान के लक्ष्य और 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया और 26 जनवरी 1950 को संपूर्ण देश में इसको लागू कर दिया गया। कब लागू किया गया? 26 जनवरी 1950 को संपूर्ण देश में लागू किया गया। यह यहाँ से जो यहाँ तक का पोर्शन है, इस वाले पोर्शन को आप सभी लोग याद रखेंगे क्योंकि ये पूरा बताया गया है। संविधान की प्रस्तावना के बारे में आप लोगों को बताया गया है ताकि आप लोग एक ही नज़र में इसको याद कर सकें। तो यहाँ पर हमारा थ्योरी सेक्शन कंप्लीट होता है। अब हम इससे जो आने वाले भारतीय संविधान की प्रस्तावना से जो पूछे जाने वाले टॉप 20 MCQ क्वेश्चन हैं उनको जान लेते हैं। तो चलिए जानते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन RRB, NTPC, SSC, UPSC, स्टेट PCS, यूपी पुलिस आदि परीक्षाओं के लिए पूछे जाते हैं। यानी कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना से RRB, NTPC, SSC, UPSC, स्टेट PCS, यूपी पुलिस आदि परीक्षाओं के लिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उनके बारे में हम जानते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में हम भारत के लोग हैं शब्द किस तथ्य को दर्शाता है? तो ये किस तथ्य को दर्शाता है? तो ये दर्शाता है जनता की संप्रभुता को, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। कौन सा होगा? इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन SSC CGL 2017 में पूछा गया है और आप सभी लोग एक बात का ध्यान रखेंगे कि जो क्वेश्चन जिस भी सन में या जिस भी गवर्नमेंट एग्जाम में पूछा गया है वो उसके नीचे मेंशन किया गया है। तो आप सभी लोग ध्यानपूर्वक देख लेंगे। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना का विचार अमेरिका की संविधान से लिया गया है। किससे लिया गया है? अमेरिका की संविधान से, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना का आधार कौन सा प्रस्ताव है? यानी कि जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना का आधार है वह कौन सा है? तो वो है उद्देश्य प्रस्ताव, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया कि उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में किसने प्रस्तुत किया? तो उद्देश्य प्रस्ताव को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने प्रस्तुत किया था, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है कि उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में कब प्रस्तुत किया गया? तो उद्देश्य प्रस्ताव 9 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया। कब प्रस्तुत किया गया? 5वें का जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। सॉरी, वो गलती से हो गया था। 13 दिसंबर 1946 को इसको प्रस्तुत किया गया और 22 जनवरी 1947 को इसको स्वीकार कर लिया गया। कब स्वीकार किया गया? यानी कि अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है कि संविधान सभा द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब स्वीकार किया गया? तो संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है कि प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो अभी आप सभी लोगों ने पढ़ा था कि जो समाजवादी शब्द समाजवादी और अखंडता पंथ निरपेक्ष, इन तीनों शब्दों को 42वें संविधान संशोधन के तहत संविधान में जोड़ा गया था, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है कि प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो अभी मैंने आप लोगों को बताया है कि ये जो तीनों शब्द थे ये 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए थे, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है कि प्रस्तावना में अखंडता शब्द किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो जो अखंडता शब्द को जोड़ा गया था इसको भी 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं।
तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय का उल्लेख है। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय का उल्लेख है, क्वेश्चन नंबर 10। तो इसमें 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख है। कौन कौन से? सामाजिक न्याय हो गया, सामाजिक हो गया, और आर्थिक हो गया, और कौन सा, और राजनीतिक हो गया। तीनों प्रकार की न्यायों का उल्लेख है किसमें? संविधान की प्रस्तावना में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया है कि निम्न में से कौन सा न्याय प्रस्तावना में नहीं है। ये देखेंगे तो इसमें जो है वो धार्मिक न्याय, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर डी, 11वें का ऑप्शन नंबर डी से करेक्ट आंसर होगा। यानी कि धार्मिक न्याय का वर्णन जो है वो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं दिया गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया है कि प्रस्तावना में किस प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं है। तो प्रस्तावना में शिक्षा, यानी कि शिक्षा की स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं है। इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया है कि प्रस्तावना में बंधुता का उद्देश्य क्या है। यानी कि जो प्रस्तावना है उसमें बंधुता का उद्देश्य क्या है। तो बंधुता का मुख्य उद्देश्य जो है वो व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्रीय एकता दोनों को बनाए रखना है। यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा है। यानी कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना है उसको संविधान की आत्मा किसने कहा है। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया है। तो इसको कहा है ठाकुर दास भार्गव ने। किसने कहा है? ठाकुर दास भार्गव ने। आप सभी लोग याद रखेंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया कि बेरुवारी संघ मामला किस वर्ष से संबंधित है। तो बेरुवारी जो संघ मामला है वो 1960 से संबंधित है, और इसी मामले के अंतर्गत में वो सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि प्रस्तावना जो है ये संविधान का कोई हिस्सा नहीं है, बल्कि यह संविधान की व्याख्या करने में सहायक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया है कि केशव नंद भारतीय मामला किस वर्ष का है। तो केशव नंद भारतीय मामला जो है ये 1973 का है। कब का है? 1973 का है। यानी कि 16वें का जो ऑप्शन नंबर बी होगा ये करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा गया है कि किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। तो केशव नंद भारतीय मामला 1973 में ये कहा था। कब कहा था? 1973 में। अभी यही बात है, इसी बात का यहाँ पर जिक्र किया गया है। कब कहा था? 1973 में कहा था। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में कहा गया है कि भारत को गणराज्य कहा जाता है क्योंकि राष्ट्रपति जनता द्वारा चुना जाता है। इसमें क्या करेक्ट आंसर होगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा राष्ट्रपति निर्वाचित होता है। यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कहा गया है? तो इसमें कहा गया कि संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित एवं आत्मसमर्पित कब किया गया। तो कब किया गया था? तो 26 नवंबर 1949 को। यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। आज का आखिरी क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कहा गया है? तो इसमें कहा गया है कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ। तो भारतीय संविधान 26 जनवरी सन 1950 ईस्वी को लागू हुआ। इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। यह क्वेश्चन लगभग सभी एग्जाम में पूछा गया है। तो आशा करता हूं कि आप सभी लोगों को भारतीय संविधान की प्रस्तावना का पूरा जो टॉपिक है इसके नोट से अच्छी तरह समझ में आए होंगे, और इससे संबंधित जो 20 MCQ क्वेश्चन हैं
जो किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आए होंगे। इसी प्रकार के बेस्ट एजुकेशनल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।